नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। आज है 22 अक्टूबर। तो चलिए 22 अक्टूबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। साथ ही परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी के लिए और इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकते हैं और साथ ही इन तथ्यों की पीडीएफ भी वहां उपलब्ध रहती है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे जो करंट अफेयर्स की सीरीज है उसमें केवल उन चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया जाता है जिनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए ये वीडियो बहुत छोटी होती है। रोज का रोज करंट अफेयर्स इस वीडियो से देख लिया करिए, पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए, ठीक है। तो चलिए 22 अक्टूबर की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। तो देखिए, आज की पहली महत्वपूर्ण खबर है 9th वोमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये किस नंबर की सीरीज थी। तो 9वां संस्करण था इसका, वोमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का। तो 9वें संस्करण का जो खिताब है वो किस देश ने जीता है, वह न्यूजीलैंड ने जीता है, ठीक है। तो इन दोनों तथ्यों को याद रखिएगा। पहला, तो ये कौन सा संस्करण था वोमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का, तो ये 9वां संस्करण था। और दूसरा, किस देश ने जीता है, तो न्यूजीलैंड ने जीता, ठीक है। साथ ही उपविजेता का भी ध्यान रखिएगा, उपविजेता जरूर पूछा जाता है। उपविजेता है दक्षिण अफ्रीका। सबसे मजे की बात यह है कि जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी उपविजेता दक्षिण अफ्रीका ही था, ठीक है ना। साथ ही न्यूजीलैंड ने पहली बार यह वर्ल्ड कप जीता है। कौथी बार जीता है, पहली बार विजेता बना है न्यूजीलैंड की टीम, ठीक है ना। तो 9th संस्करण है इसका, न्यूजीलैंड ने जीता है, पहली बार जीता है, उपविजेता बना है दक्षिण अफ्रीका की टीम, ठीक है ना। और यह क्रिकेट वर्ल्ड कप संपन्न कहाँ हुआ, देखिए पहले इसको बांग्लादेश में होना था, लेकिन बांग्लादेश की अस्थिरता के कारण इसे वहां से हटा करके यूएई में कराया गया, ठीक है ना। तो यह वर्ल्ड कप संपन्न कहाँ हुआ है, यूएई में संपन्न हुआ। कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है, तो देखिए कुल 10 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। कितनी टीमों ने, 10 टीमों ने 9th वोमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है, ठीक है। अब देखिए इसकी शुरुआत कब हुई, महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है 2009 से, ठीक है। और अभी तक के सर्वाधिक बार के विजेता कौन सी टीम है, तो सर्वाधिक बार की विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 6 बार इस कप को जीता है, ठीक है ना। महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने कुल 6 बार जीता है, तो सर्वाधिक बार की विजेता है, ठीक है ना। इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा। 9th वोमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, यूएई में संपन्न हुआ, न्यूजीलैंड विजेता है, दक्षिण अफ्रीका उप विजेता है। कुल टीमें 10 हैं जिन्होंने हिस्सा लिया और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2009 में और सर्वाधिक बार की विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया, 6 बार, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश ने किया है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए यह तूफान उठा कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में। देखिए पीसीएस और आरओ की परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि यह तूफान कहाँ से उठा है या कि बंगाल की खाड़ी में आने वाला तूफान कौन सा था, ठीक है ना। तो वो स्पेसिफिक जो सागर महासागर है उससे संबंधित भी पूछ लेता है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठा है, ठीक है, और उसका नाम है दाना। इसका नामकरण किस देश ने किया है, तो इसको किया है सऊदी अरब ने, ठीक है। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दाना चक्रवाती तूफान कहाँ आया था, अरब सागर में आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था, कहाँ आया था, तो आपको बताना होगा कि बंगाल की खाड़ी में आया था दाना चक्रवाती तूफान, ठीक है। और इसका नामकरण किया है सऊदी अरब में, सऊदी अरब ने इसको नाम दिया है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है, तो कौन सा है, नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास। तो देखिए यह भारत और ओमान के बीच में संपन्न होता है। कौन सा है, नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है, तो भारत और ओमान के मध्य होता है। वर्तमान में यह गोवा में संपन्न हो रहा है, ठीक है ना। गोवा में इसका आयोजन किया गया है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज की चौथी महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। देखिए हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया, देखिए ये भी एक तथ्य है, इसे याद रखिएगा कि श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है, तो वह है मनसुख मांडविया। इनके द्वारा ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशंस का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, किसका उद्देश्य, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशंस का उद्देश्य क्या है, ये देखिए इसका उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सिंगल विंडो प्रदान करना है, ठीक है ना। तो देखिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही सिंगल विंडो, मतलब एक ही सेंटर से उनको मिल जाए, एक ही जगह से मिल जाए, इसके लिए इन्हें सुविधा उपलब्ध कराना है, ठीक है ना। तो फिर से याद रखिएगा इसे, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशंस का उद्देश्य क्या है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का जो लाभ है उसके लिए एक सिंगल विंडो प्रदान करना है कि एक ही जगह से उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, ठीक है ना। तो असंगठित क्षेत्र से संबंधित है, यह पॉइंट अलग से याद रखिएगा। अगर कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संगठित क्षेत्र से, असंगठित क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से, तो आप ये याद रखिएगा ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशंस असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए हाल ही में चर्चा में रहे उड़ान, यूडीएएन, उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, ये उसका फुल फॉर्म है। तो हाल ही में चर्चा में रहे उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो देखिए चर्चा में जो रहने का कारण है वो क्या है, वो ये है कि इसके 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। 21 अक्टूबर 2016 को जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया। तो उड़ान योजना की शुरुआत अभी 21 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी और अभी 21 अक्टूबर 2024 के इसके 8 वर्ष पूरे हुए हैं और आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है, चाहे वो यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ की परीक्षा हो, तो इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, इसका शुभारंभ किया गया 21 अक्टूबर 2016 को। और देखिए इससे क्या हुआ, जो भारत का एविएशन सेक्टर था उसको एक बूस्ट मिल गया। और आप जानते होंगे कि 2014 में जहां भारत में केवल 74 हवाई अड्डे थे, वहीं वर्तमान में यानी 2024 में भारत में कुल 157 हवाई अड्डे हैं और जिसमें से 86 का संचालन शुरू हो गया है। हालांकि जिस दिन 21 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए हवाई अड्डों का भी उद्घाटन किया है, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि उड़ान योजना ने भारत के एविएशन सेक्टर को बूस्ट प्रदान किया है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आज की 6वीं महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। देखिए हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो देखिए जिंदल स्टेनलेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अभ्युदय जिंदल को, ठीक है। तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो यह नियुक्ति की गई है जिंदल स्टेनलेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अभ्युदय जिंदल को। अब देखिए जो ये इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, इसकी स्थापना की गई थी 1925 में। कब की गई थी, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई थी 1925 में, यह तथ्य याद रखिएगा। साथ ही इस बात को भी याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो 1925 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, ठीक है ना। आईसीसी की स्थापना कब की गई, 1925 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई, जिंदल स्टेनलेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अभ्युदय जिंदल को। अब आपको बताते हैं कि इंडियन चैम्बर्स का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है भारतीय उद्योग, व्यापार व वाणिज्य को बढ़ावा देना और उनके हितों को संरक्षण करना, ठीक है ना। तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का जो उद्देश्य है वह भारतीय उद्योग, व्यापार व वाणिज्य को बढ़ावा देना है और इनके हितों का संरक्षण करना है। इस तथ्य को याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1925 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट
देख लेते हैं। देखिए भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच, ये क्या है, वायुसेना है, ठीक है ना। तो भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास से कहां पर शुरू किया गया? तो किसके बीच? भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास कहां शुरू किया गया? तो पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है, ठीक है ना। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत कहां की गई है? पश्चिम बंगाल में की गई है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो 84वां स्थान है, ठीक है ना। हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 84वां स्थान है। और यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जरूर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला है, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ की परीक्षा हो। हाँ, इसे कथन कारण के रूप में भी पूछा जा सकता है, जैसे मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर आप बता देंगे 84, ठीक है। अब देखिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर वह कथन में पूछता है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, तो जारीकर्ता का नाम वो पूछता है। अब ये बात आप हमें कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो इसका आंसर हम कल आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये कमेंट करके बताइए कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब ये परीक्षा में प्रश्न आएगा तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कथन 1 है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, और कथन 2 है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 84वां है। तो आपको दोनों कथन की वैधता की जांच करनी होगी, उसके बाद आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, ठीक है। नहीं तो इसका आंसर मैं कल की वीडियो में दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो देखिए मिशन वसुंधरा, इसको याद रखिएगा, मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो देखिए मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है असम सरकार ने, ठीक है। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार ने लॉन्च किया है, और असम सरकार का उद्देश्य है, एक होता है खिलंजिया, खिलंजिया जिसे बोलते हैं, खिलंजिया, आप इस शब्द को याद रखिए, इसे बोलते हैं खिलंजिया। खिलंजिया असमी भाषा का शब्द है, और खिलंजिया का मतलब होता है स्थानीय लोग। क्या है? स्थानीय लोग। तो असम सरकार ने स्थानीय लोगों या खिलंजिया को वहां की जमीन का पट्टा करने के लिए, उन्हें जमीन पर अधिकार दिलाने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत की है। 3.0 का मतलब है इसके पहले 2.0 तक की यह योजना कार्य कर चुकी है, और यह योजना सफल रही है, उसका सक्सेसर है ये। तो मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? असम सरकार ने की। और अगर यह पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि खिलंजिया यानी असम के स्थानीय लोगों को भूमि पर अधिकार प्रदान करना है, उनको भूमि पर पट्टा देना है, और अस्थायी रूप से उनका अधिकार भूमि पे प्रदान करना है, ठीक है। तो आप इस तथ्य को याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लीजिए, मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? असम सरकार ने, और इसका उद्देश्य है खिलंजिया यानी स्थानीय लोगों को भूमि का अधिकार प्रदान करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 22 अक्टूबर को महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो तथ्य थे वो थे। क्योंकि दोस्तों हम केवल उन्हीं तथ्यों को आपके समक्ष लेकर आते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अनर्गल तथ्यों को हम बिल्कुल नहीं लेकर आते, क्योंकि हमें पता है कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत सारे तथ्यों को याद करना बहुत कठिन होता है। इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए हम केवल उन्हीं तथ्यों को लाते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है।
आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट वो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ दोस्तों, इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए और परीक्षा संबंधी अन्य सूचनाओं के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।